तो लास्ट जो क्लास हमने ली थी मैग्नेटिक की, उसमें हमने ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया था। कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो वो कैसे चलता है। आज की जो क्लास की शुरुआत है वो होनी है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। कि अगर किसी वायर में करंट पास कर रहा है, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और इसमें करंट पास कर रहा है, तो उस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। अब जब मैंने किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक तो ये तब की बात है जब इस पे फोर्स जब हम निकाल रहे हैं, तब की बात है जब इस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। तो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, और ये थीटा एंगल बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो इस कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा ये डिपेंड इस पे करता है कि इस पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं इनसाइड द कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं या कम चार्ज कैरियर्स हैं, वो डिसाइड करें कितना फोर्स लगेगा। बिकॉज मुझे मालूम है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे होंगे, और जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलता है अपनी वेलोसिटी v से, तो उस पर फॉर्मूला लगता है फोर्स का q v b साइन थीटा। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग इनसाइड द कंडक्टर। कितना फोर्स होगा? वो होगा q v b साइन थीटा। अब जो q है वो चार्ज है, तो E इंटू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब इस कंडक्टर के पास कितने सारे चार्जेस हैं? दूसरा सवाल तो ये बना कि इस पे कितने चार्जेस हैं। भाई मान लीजिए इसकी जो नंबर डेंसिटी है, इफ n इज व्हाट, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? मान लीजिए n है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। बिकॉज नंबर डेंसिटी का एक्चुअल में मतलब ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है इसका? एरिया इसका a है, लेंथ इसकी l है, तो कितना हो जाएगा? NaL। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है? वो लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू ई वी डी बी साइन थीटा। ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। और कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? NaL, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा F डैश इज इक्वल्स टू कितना? NaL मल्टीप्लाई बाय F। F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है E VD B साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये V E N A वीना बन गया, और वीना होता है I, ये आ गया L इंटू बी इंटू। तो जो नेट फोर्स का जो फॉर्मूला यहां पे आ गया, वैसे तो मैं इसको F डैश लिख रहा हूं बट हमें F लिखना चाहिए, वो जाएगा ILB साइन थीटा। जहां पे आप देख रहे हैं थीटा कौन है? L और B के बीच का एंगल, यानी F डैश कितना आ जाएगा? वो जाएगा I L क्रॉस B। कितना आ जाएगा? L क्रॉस B। तो फोर्स का फॉर्मूला ये आ गया, L क्रॉस B। अगर मैं पूछूं फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू L एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B ऑल्सो।
समझ में आता है? ये फोर्स का फॉर्मूला है। अगर मैं यहां पे स्पेशल केस लगाऊं कि भाई हमारे पास कंडक्टर है, इसमें करंट पास कर रहा है आई, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है थीटा एंगल से, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आई एल बी साइन थीटा। वैसे याद करने के लिए इसको बिल साइन थीटा भी मैंने, आप याद करो, मैंने बोल दिया था, बिल साइन थीटा बोल दिया था। अगर मैं यहां पे थीटा के वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्या मतलब थीटा के वैल्यू 0? थीटा का वैल्यू 0 का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे पड़ी हुई है और कंडक्टर मैंने ऐसे रख दिया उसी के साथ, यानी कि जैसे ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लगी हुई है और हमने कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दिया है, सही है? या फिर 180 डिग्री ऐसे प्लेस कर, बात तो एक ही दोनों केस में, एक बार करंट ऐसे जाएगा, एक बार करंट ऐसे आएगा। दोनों ही केसेस में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? यानी इस केस में कभी भी फोर्स नहीं लगता है। अच्छा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दूं तो साइन 90 कितना होता है? तो क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स होगा। कितना हो जाएगा? आई एल बी या फिर बी आई, द मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय दिस। ये एक टॉपिक था, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा जब, तो आपको समझ में आएगा। बट ये डेरिवेशन बहुत कम आती है। कौन सी ज्यादा आती है? डेरिवेशन आती है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स की। तो वो शुरू करते हैं। फोर्स बिटवीन टू, मान लीजिए आपके पास दो वायर्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू पैरेलल वायर्स। मान लीजिए दो वायर्स हैं, एक है वायर ए और एक है वायर बी। 1 और 2 भी मान सकते हैं। इसमें करंट पास कर रहा है I1, इसमें करंट पास कर रहा है I2। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो करंट कैरिंग वायर होती है वो अपने खुद के ऊपर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाती। जैसे मान लो हमारे वायर में करंट पास किया, उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देना है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो किसी और पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। अपने खुद के करंट की वजह से अपने खुद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं लगता। यानी अगर हम बोलें ये I1 करंट जो स्टेट कंडक्टर में पास कर रहा है, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? हाँ होगा, लेकिन खुद के ऊपर नहीं होगा। कहां होगा? इस पे होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए करंट ऐसे पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा, यानी कि यहां पे क्रॉस B1 लग जाएगा। क्रॉस B1 का मतलब क्या है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल किया? राइट हैंड थंब रूल। तो अगर ध्यान से देखो, करंट अगर ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? इनवर्ड होगा, सही है क्या? अच्छा, अगर इसके करंट की बात करें I2 की, बेटा तू बाहर ही चला जा, क्लास में क्यों टाइम खराब कर रहा है अपना? क्या कर रहा है मोबाइल में? तो फिर पढ़ लेना। उससे क्या तेरा बाप है वो? उससे पूछ के बता रहा है मुझे? चाहे दो भी आएंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा, तो तेरे आने नहीं आने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा मुझे। तो पढ़ भी नहीं रहा ना बेटा। क्या टॉपिक का नाम पता क्या है? क्या? मुझे मत समझाना बेटा, क्या कर रहा है तू क्लास में? ये करंट I2 पास कर रहा है बेटा, इसमें इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अपने ऊपर खुद का। तो जब करंट ऐसे गया तो पूरा हाथ ऐसे घुमाएंगे बेटा, बोलो, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर आएगा। बाहर के लिए डॉट बनाते हैं, तो B2 इधर आएगा, बोलो है ना? इस वाली वायर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और इस वाली वायर की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, एक दूसरे का लगेगा, अपने खुद का। अब अगर मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। भाई इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा और इस पे फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। तो मैं क्या करके निकालता हूं? फोर्स ऑन वायर ए और 1 ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू B2। B2 का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2। बोलो कितना होगा? F1 इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला I L
बी साइन थीटा। पे ये तो फॉर्मूला बना डिराइव किया है अभी पीछे। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 90। साइन 90 कितना होता है 1। खत्म हो गया, साइन 90 1 हो गया। करंट किसका अपना खुद का, लेंथ किसकी अपनी खुद की, मैग्नेटिक फील्ड किसका मैग्नेटिक फील्ड 2 वाले का। एल को नीचे ले गया, F1 अपॉन में एल कितना आ गया, ये आ गया I1 इंटू B2, I1 इंटू B2। सही है क्या। अब ये जो फोर्स है ये F1 अपॉन में एल लिख दिया, हम इसे F12 भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट फॉर्मूला आ गया I1 इंटू B2। सही है कि नहीं, I1 इंटू B2। अब ये जो B2 है ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले का। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ या ड्यू टू वायर B। अब मुझे मालूम है स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। 4 नहीं होता, ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है तो 2 पाई R। ये हमने बायो सेवर्ट की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी थी, इसका डेरिवेशन हमने क्लास में नहीं किया है, सिलेबस में नहीं, बट इस्तेमाल यहां पे होना है, इसलिए वहां पे फॉर्मूला बताया था म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R है, तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड B2 R डिस्टेंस तो R ही होगा, बट करंट की जगह क्या आएगा, करंट की जगह I, बिकॉज करंट इसमें फ्लो करेगा तो अपना मैग्नेटिक फील्ड B2 प्रोड्यूस हो पाएगा। बोलो कितना आ गया, F12 अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया I1 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बाय L। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया म्यू नॉट 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R। दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 per unit length. So this is not a formula of force. This is a formula of force per unit length. Force per unit length. And this is very good बच्चों। अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल जाए और आपको बोले यार नहीं बता बस 10 सेंटीमीटर की लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको बोले यार बताओ नहीं यार 20 सेंटीमीटर की वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज बेटर एक्चुअली देन ओनली फोर्स। फॉर्मूला क्लियर है बेटा। यहां पे हमने क्या निकाला, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू B2। बोलो सही है कि नहीं। अब दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन क्या निकालूंगा अगला बताओ, फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू B1। B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट वायर, सबको सेम रहेगा। यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डिवाइड बाय L इक्वल्स टू I इंटू B। करंट किसका अपना खुद का, मैग्नेटिक फील्ड का किसका इस वाले का 1 वाले का, करंट किसका खुद का, मैग्नेटिक फील्ड किसका 1 वाले का। तो म्यू2 इंटू B1। B1 की जब वैल्यू डालोगे आएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। यहां पे था B1, यहां पे था B2, तो यहां पे I2 यहां पे I1, सिंपल है। कितना आ गया म्यू नॉट 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R। ये आ गया F12 अपॉन में L। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। तो फोर्स ऑन अ वायर पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला एग्जाम में डिराइव करने के लिए आ सकता है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए लगाना है आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, और सबसे पहले किसे सेट करो, मैग्नेटिक फील्ड को। मदर की जगह कभी मैग्नेटिक फील्ड भी बोला करो क्लास में ना, कि अभी भी सुनने में ठीक लगे कि माँ को सेट करना है, चाहे अपनी चाहे दूसरे की, पहली बार सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट होती है। बताओ गाइस, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का अंदर है, बोलो करंट का है इसका ऊपर है, तो बोलो थंब फोर्स कहां लग रहा है, दिस इज थंब, दिस इज मदर, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स कहां लग रहा है, इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा। यानी ये जो डायरेक्शन है फोर्स की, ये किसकी डायरेक्शन है फोर्स की, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा इसकी बात करें डॉट की, डॉट बाहर है, करंट का ऊपर है, बोलो सही है, तो फोर्स इधर है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, यानी कि व्हेनेवर करंट फ्लो इन अ सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन में 4 पाई R, म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन में 4 पाई R। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, यू नीड टू लर्न दिस। सही है क्या। अगर सेम डायरेक्शन की जगह
करंट हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, करंट क्या हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां तो क्या हो रहा है बेटा अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट पास करता है तो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यहां लगेगा और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यहां लगेगा, याद रहेगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है विच इज द डेफिनेशन ऑफ अ 1 एम्पियर, जो शायद मेरे से सीबीएसई में मिस भी हो गया था बट मैंने बाद में बताया था, तो बट मैं यहां पे इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुझे मालूम है सेम डायरेक्शन में अगर वायर में से करंट पास करेगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो दे विल रिपेल ईच अदर, बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, द फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टू I1 I2 अपॉन में 4 पाई आर। अगर मान लीजिए I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए, विच इज हाउ वी डिफाइन करंट टू बी 1 एम्पियर, मान लीजिए करंट की वैल्यू कितनी हो जाए 1 एम्पियर हो जाए, और डिस्टेंस की वैल्यू जो है बेटा वो 1 मीटर हो जाए, तो हमारा F12 अपॉन में L या F21 अपॉन में L का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, यानी कितना आ गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। Why we are writing न्यूटन पर मीटर, because this is not force, it is force per unit length। तो अगर हमारा करंट का वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए, करंट का वैल्यू कितना हो जाए, तो हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी 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 1 एम्पियर इज दैट मच अमाउंट ऑफ करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू 2 पैरेलल वायर्स। अंग्रेजी समझ में आती है बेटा, 1 एम्पियर वो करंट है जो 2 पैरेलल वायर में अगर पास करे, 2 पैरेलल वायर्स में जो कि सेपरेटेड हो कितना डिस्टेंस है 1 मीटर से, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर देंगे विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो हाउ विल यू डिफाइन 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर वो करंट है जितना अगर वो फ्लो कर गया ना अगर 2 पैरेलल वायर्स में जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर लेंगी या तो रिपेल कर लेंगी विद द फोर्स ऑफ व्हाट, विद द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर। सो यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आता है बेटा, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, याद रहेगा तुम लोगों को, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। सही है बेटा, चलें आगे। मैंने आज की क्लास में शुरुआत करी है फोर्स से, मैंने फोर्स निकलवाया आप लोगों को, फोर्स से मैंने क्या निकलवाया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फॉर्मूला निकलवा दिया। अब मैं इस फोर्स का इस्तेमाल करके, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवा रहा हूं जिसका नाम है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड। क्या नाम है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड। मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आपने एक लूप रख दिया ऐसे, ठीक है। अच्छा ये ना मैंने ऐसे रखा हुआ है भी, ऐसे मैं दिखा नहीं सकता परपेंडिकुलर, तो मैंने इसको थोड़ा एंगल पे रख दिया या चलो मान लो थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ है, थीटा के लिए कुछ ना कुछ है, ये ना शीट ऐसे रखी हुई है जैसे ये शीट ऐसे पड़ी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है, सही है, डिफरेंस ऐसे लग रही है, सही है। नाउ यू कैन सी द एंगल बिटवीन देम, यस द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अच्छा अगर मैं शीट का नॉर्मल बना दूं ऐसे, नॉर्मल डायग्राम दिख रहा तुम लोगों को, अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये शीट है, ये एंगल थीटा है, यहां पे नॉर्मल बना दूं, नॉर्मल नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा क्या, वेरी गुड। तो हम ऐसे बना देते हैं, ये नॉर्मल बना दिया और इसका एंगल कितना बदल दिया मैंने, अल्फा, तो अल्फा प्लस थीटा कितना होगा 90 डिग्री, वेरी गुड। मान लीजिए हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, कौन सी कॉइल है ये, रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर में भी ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसने करंट कैरी कर रखा है, हाँ करंट कैरिंग कॉइल, तो करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, सही है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। नाम दे देता हूं मैं इसका ए, यार ए नहीं देता, पी बोल देता हूं, पी क्यू आर एस, करंट पास कर रहा है ऐसे, ठीक है। अगर इसमें से करंट पास कर रहा है तो बताओ
पी एस पे करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, पी एस पे कोई फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? बी आई एल साइन थीटा, बिकॉज एंगल मेड बाय दिस विज थीटा। गॉट इट? तो मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन पी एस, F1 बोल देता हूं उसका नाम, ये हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा। बी तो है ही, करंट है ही। अच्छा, इसकी साइड बी मान लेता हूं, साइड, और इसकी लेंथ जो है वो एल मान लेता हूं। लेंथ एंड ब्रेड्थ गाइस बोलो यार, बी एल साइन थीटा। फॉर्मूला क्लियर है? सही है। बस एल की जगह क्या आ जाएगा? एल की जगह बी आ जाएगा। ओके, आई एम कैलकुलेटिंग नाउ फोर्स ऑन पी क्यू। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पी क्यू है, चाहे ये वायर ना, चाहे वायर ऐसे रखी हो, ऐसे रखी हो, ऐसे कहीं भी रखी हो, ये साइड हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगी, चाहे पूरी घूमी हो कहीं भी हो। यानी ये एंगल हमेशा कितना आएगा? तो फोर्स ऑन पी क्यू कितना हो जाएगा? लेट्स सपोज F2 कितना हो जाएगा? बी आई एल साइन 90 कितना होता है बच्चों? तो हो जाएगा बी आई एल, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट? पक्का? ओके, फोर्स ऑन क्यू आर यानी इस पे। अच्छा, इसका एंगल भी थीटा ही बना हुआ है यहां पे, तो सेम ही होगा। F3 बोल देता हूं, बी आई, साइड कितनी बी है बेटा यहां पे? बी आई बी साइन, इक्वेशन नंबर 3। ओके, फोर्स ऑन, लास्ट कौन सा बचा है बे? आर एस। फोर्स ऑन आर एस बोलो कितना है? फोर्स ऑन आर एस, अगेन आर एस भी परपेंडिकुलर ही है बेटा, तो कितना हो जाएगा? F3 की वैल्यू, F4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी आई एल साइन 90। साइन 90 कितना होता है बेटा? तो ये आ गया बी आई एल 1, बी आई एल हो गया, F4 आ गया। ये F4 की वैल्यू बी आई एल आ गई, F3 की वैल्यू बी आई बी साइन थीटा आ गई, F2 की वैल्यू बी आई एल आ गई, F1 की वैल्यू बी आई बी साइन थीटा आ गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है डायरेक्शन निकालना, कि हाउ विल यू फाइंड आउट दी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? अब ये जो S से लेके P है, इसको मान लो ये बाहर की तरफ वायर ऐसे आ रही है, ऐसे मान लो कि वायर ऐसे आ रही है, S यहां हो गया, P यहां हो गया, Q यहां हो गया, R यहां हो गया। तो मान लो करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया, सबसे पहले ये राइट हैंड है बेटा, लेफ्ट लगाना है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया, करंट मान लीजिए बाहर है, तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर, यानी कि इस पर यहां पे अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन देखूं तो यहां पे मिलेगा ऐसे F1, एंड सिमिलरली यहां मिल जाएगा नीचे F3, बिकॉज यहां पे F3 बोला हुआ है। बोलो हाँ है ना? इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है तो इस पे फोर्स नीचे लगने वाला है। इस पे फोर्स कहां लगेगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड बोली, बोलो करंट नीचे, बोलो तो फोर्स कहां है? बाहर की तरफ, शीट के बाहर। शीट के बाहर यानी कैसे बना दूं? F2। अगर इस पे बाहर लग रहा है तो इस पे कहां लगेगा? अंदर लगेगा, F4। अब आप ये सोचो, ये जो शीट है आपके पास पड़ी हुई, इस पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन इस पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ ऐसे, और इस पे लग रहा है अंदर की तरफ, तो क्या करेगा? इसको घुमा देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको ये टर्न करवा देगा, लेकिन टर्न करवाएगा यानी टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला बताना पड़ेगा। तो हम अभी इस बात पर तो सहमत हो गए कि इस पे टॉर्क लगेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एज F1 एंड F3 आर अपोजिट इन डायरेक्शन and are of same magnitude, therefore cancel each other, cancel out each other। वही दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। Here F2 and F4 will produce torque, और ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे दोनों मिलके? टॉर्क। अब जरा इसको ना विजुअलाइज करना बच्चों, अगर आप ऊपर से देखो वायर को, जब आप इस वायर को अगर ऊपर से देखोगे तो आपको एक तो P नजर आ रहा होगा, एक S नजर आ रहा होगा। तो मैं इसे ऐसे रख रहा हूं और मैं कह रहा हूं मुझे P नजर आ रहा है और इसको मुझे S नजर आ रहा है। P पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और इस पे ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? F3, F2, क्या नाम है? F2 है, बोलो ना यार। और उस पे क्या लग रहा है? F4। अब लॉजिक एक चीज ये भी याद करो बच्चों कि बॉडी पे टॉर्क लगता कब है? बॉडी पे टॉर्क जब लगता है जब उस बॉडी पे दो ऐसे फोर्सेस लगते हैं जो
परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे होते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन पे। अगर आप देखो तो ये दोनों पैरेलल लाइन से और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। तो पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन बोल दो या फिर परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन बोल दो ना। पैरेलल बोलना सही है वैसे, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन सही है ना। अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, हाँ है। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमने ये वाले सेट को क्या लिया हुआ? बी लिया हुआ था सेट को, क्या बी लिया हुआ था। अच्छा, ये एंगल हमारा कितना था यहाँ पे? ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ये एंगल हमारा थीटा था, तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा? थीटा। अगर ये बी है तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? बी। तो बोलो टॉर्क का फॉर्मूला कितना आएगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इनटू डिस्टेंस। वो भी कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ जी बेटा, फोर्स का फॉर्मूला या तो F2 या तो F4, कोई भी, दोनों सेम ही होते हैं। बिकॉज टॉर्क लगने के लिए दोनों में से कोई भी एक फोर्स उठा लेते हैं। आइदर फोर्स यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? बी आई एल इंटू बी कॉस थीटा। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा? बी आई एल इंटू बी इंटू, समझ में आ रहा है क्या? अब एल इंटू बी क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना होता है? एरिया। तो फॉर्मूला क्या है टॉर्क का? बी आई ए कॉस थीटा। ये सिंगल टर्न का लूप है। फॉर एन टर्न्स कितना बन जाएगा? टाउ इज इक्वल्स टू बी आई एन से मल्टीप्लाई कर दिया, बी आई एन ए कॉस थीटा, यानी कि बीना कॉस थीटा। व्हाट वाज दिस थीटा? व्हाट इज दिस थीटा हियर? एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बी आई एन ए कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल की बात कर दूं कि भैया अल्फा के टर्म्स में आंसर बताओ, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस थीटा कितना है। तो अगर यहां पे अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है बच्चों, तो थीटा कितना आएगा? 90 माइनस अल्फा आएगा। तो यहां वैल्यू डाल देते, टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? बी आई एन ए कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा कितना होता है? साइन अल्फा हो जाएगा। सो दिस बिकम्स साइन अल्फा। तो टाउ इज इक्वल्स टू बीना। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना, कोई बता सकता है? जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दे रखा हो तो ये, और जब जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दे रखा हो तो ये। तो साइन और कॉस याद मत करो, बट ये याद करो कि कब कौन सा एंगल दे रखा है। अगर कंडक्टर यानी कि हमारे बी और कैपिटल बी के बीच में एंगल है तो थीटा यूज करना कॉस का, बोलो यार। और अगर आपको नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन दे रखा हो तो साइन यूज करना, साइन अल्फा हो जाएगा। तो कॉस और साइन कब कब इस्तेमाल होना वो याद करना है बस आपको। फॉर्मूला क्लियर है? अब ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया आपको, ये गवर्निंग प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। एक्चुअली हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि जब भी किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर क्या लगता है? एक टॉर्क लगता है। प्लीज अभी रिवाइज कीजिए, मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, ठीक है?
ऑनलाइन वाले को भी सुना दो। तो बात ये चल रही है कि बात हुई कि कल मेरे सर में दर्द हो गया, किचन में पानी लेने गया, रील देखकर गया था। रील कितनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, ध्यान रखना। तो बड़ा सिंपल सा मेथोडोलॉजी था कि सोडियम जो है उसे कंज्यूम कर लो, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो रील में बता रखा था कि 1 गिलास पानी में नमक डालो, पी जाओ, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, घुस गए किचन में, ग्लास उठाया, नमक उठाया, अरे ऐसे करा, ऐसे से घोला और पी गया। तो नेहा मैम ने बोला तुमने क्या किया ये, इतना नमक तो तुम पूरे हफ्ते में खाओगे। मैंने पूरा 1 चम्मच भर लिया। अब जो तुमने हो किया ये वाला, ये मुझे लगा दिस इज नॉर्मल, लाइक माई बॉडी नोज मी बेटर। ये सोडियम, भाई यूरिनेशन होता है तो सोडियम निकाल देगी, बट मैं तो भूल गया कि सर्दियां चल रही हैं, कल धूप निकली नहीं, भाई साहब वो सोडियम मेरी बॉडी के अंदर रह गया। मेरा बीपी पहुंच गया 150 रात को, नीचे का बीपी 100, 105। नेहा मैम आई, मेरा मुंह ऐसे उठाया, तड़ाक, एंड दैट इज ड्यू टू हर लव। मैंने कहा बट ये प्यार दिखाने का सही तरीका मुझे लगा नहीं। उन्होंने मार दिया, प्यार में मारा या गुस्से में, तो जब मैडम आएंगे तुम पूछना। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों मारा है, उसका कारण था, मैं वो इंस्टेंस आपको दोहराना चाहता हूं वो क्या हो रहा था। तो बीपी मेजर किया हमने, एंड वी आर फ्रिक्वेंटली मेजरिंग इट। हमने बीपी मेजर किया, मेरा बीपी था 100 नीचे का, शुड बी अप्रोक्सीमेटली 70 और 80 अप्रोक्सीमेटली। तो उसने कहा पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, जितना ज़्यादा पानी पियोगे बॉडी यूरिनेशन के थ्रू सोडियम को बाहर निकालेगी। अब इतना फिजिक्स तो मुझे समझ में आ रहा था। पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वॉशरूम पानी, वॉशरूम पानी, पूरी रात 1:30-2 बजे ये चल रहा है मेरे घर में, समझ रहे हो। मेरा बेटा भी देख रहा है कि तमाशा हो रहा है आज घर में, पानी, ठीक है। अब बीपी हो गया 98, हमें लगा अचीवमेंट हो रही है भाई साहब, अचीव हो गया कुछ ना कुछ। 98 भी कर रहे हैं, फिर भी मेजर किया 94। मैम ने मुंह उठाया, थपाड़। अब मैं सोच रहा हूँ एप्रिसिएशन मस्ट बी देयर इन रिड्यूसिंग अ बीपी फ्रॉम 98 टू 94। एक्चुअली स्ट्रेस में वो ये भूल गई कि 98 की जगह करी 89 था पहले। अब मैं उसे समझा रहा हूं कि यार देख सुन, 89 था, नहीं था 98 था, रिड्यूस हो रहा है। कहता अच्छा सॉरी। ये था। फिर करते 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 जब मुझे सारी आस खो दी कि भाई ये नीचे नहीं आता, देन आई यूज्ड अ टूल विच इज कॉल्ड द ब्रह्मास्त्र, विच इज द चांटिंग ऑफ ओम। मुझे 15 मिनट में अपना बीपी नॉर्मल कर दिया, एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस चांटिंग ओम। मुझे जिंदगी में पहली बार लगा यार ये तो बहुत कमाल की चीज है, ओम चांट करना। और विद इन 10-15 मिनट्स मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि मैं स्ट्रेट बैठा हुआ था। थप्पड़ खा के बार बार करके आदमी थक ही जाएगा, मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया। और मैं बोल रहा हूँ और दुग्गल साहब क्या हाल है, ठीक हो। मेरी वाइफ मुझे देखकर कहता दफा हो, सोने दे। वो सो गई। शी लव्स मी, शी रिस्पेक्ट मी, बट आउट ऑफ लव ना आदमी हो जाता ना इमोशनल। पहली बार जिंदगी में जो है किसने मेरे पे हाथ उठाया। मम्मी ने बहुत कूटा है मुझे, पापा ने बहुत पीटा है। बचपन में कौन नहीं पिटता होगा, लड़कियां स्पेशली नहीं पिटती। लड़कियां तो बेटा देखो, तुम तो खैर तुमसे तभी तो नफरत है। लड़कियां तो नहीं पिटती होती। लेकिन मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भी इंस्टाग्राम पे एक साथ देखा उसको अप्लाई करना नहीं चाहिए, इररिस्पेक्टिव जो ढंग की बात बता रहा हूँ, है ना। कहते सर आप भी तो बताते हो इंस्टाग्राम पे अलग अलग बातें हैं कि जेई की टिप, ये जे, मैं वो टिप अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया उसने क्या घोल के पिलवा दिया था मुझे। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरी भी गलती रही होगी कि जो NaCl का जो कंटेंट था वो थोड़ा सा मुझे कम लेना चाहिए था। मुझे मैम ने बाद में बताया, मुझे लगा, वो कह रही है मुझे लगा कि तुम कहीं
पेड़ों में या कहीं डालने वाले हो अलग अलग क्वांटिटी में। मैं कहा वो तो पीने वाला था। मैं कहा तुमने तब क्यों नहीं रोका? और मैं ये बोल के चला गया, अपने रूम में बैठा हूं, मेरी जेई की क्लास थी रात को, आराम से बैठा हूं, चिल कर रहा हूं। रात को भाई साहब 10:30 बजे मेरी तो क्या लगी है। मैं कहा भगवान ये दिन वापस नहीं आना चाहिए। तब ये भी ब्रेक लेके खाना खाने गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं 4 बजे खा लूंगा। मैं कहा नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी तो प्रयास से घट जाएगी। ये समझ में आ गया तुम लोगों को? टाउ इज इक्वल्स टू बी ना साइन अल्फा। अब सवाल था इसका उपयोग कहाँ किया जाए। तो अगला टॉपिक आ जाता है गैल्वेनोमीटर, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। अगला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी। एमसीजी में क्या होता है, हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। दो मैग्नेटिक पोल्स, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इस मैग्नेटिक पोल के बीच में हम एक कॉइल रख देते हैं। सर ये कैसी कॉइल है? ये ऐसी कॉइल है बेटा, जैसे दिख रही है ना ये वाली, यानी सामने से तो ऐसे दिखेगी, टॉप से ऐसे दिखेगी। समझ में आ रहा है क्या? अरे यार ये जो कॉइल है, अगर आप सामने देखो तो ऐसी नजर आएगी, टॉप में देखो तो लाइन नजर आएगी ना। तो ये लाइन यहां पे आप देखो नजर आ रही है। इसके ऊपर यहां पे लगा होता है एक पॉइंटर। क्या लगा होता है? पॉइंटर। जैसे इस पे लगा हुआ ना, ये कॉइल पे पॉइंटर से लगा होता है, और नीचे लगा होता है एक स्प्रिंग। तो पीछे के साइड में मुझे दिख नहीं रहा, बट स्प्रिंग लगा हुआ है। इसमें से दो तारें निकली हुई होती हैं, जहां पे वो काला वाला बटन और यहां लाल वाला सा होता है, याद है? पेच लगा होता है। अगर यहां पे मैंने सर्किट जोड़ दिया, और अगर कभी सर्किट में करंट आया, तो इस कॉइल में भी करंट आ जाएगा। और अगर कॉइल में करंट आ गया और वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उस पर टॉर्क लगेगा, जैसे टॉर्क लगेगा नीडल ऐसे घूम जाएगी। करंट आया तो नीडल घूम जाएगी। अगर सर्किट में करंट नहीं आया, कॉइल में करंट, नीडल घूमेगी। यानी डिफ्लेक्शन कॉज्ड इन द पॉइंटर ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एमसीजी, मूविंग कॉइल। कॉइल मूव कर रही है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हाँ या ना? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब होता क्या है बच्चों, कि मैं एक्चुअल में इस कॉइल को ऐसे फ्रीली नहीं रखता। जैसे कॉइल जो होती है सामने से अगर देखो तो ऐसी होती है, वो एक आर्मेचर बनाते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम के ऊपर आप ऐसे कॉइल को ऐसे लपेटते हो, सही? कॉइल ऐसे लपेटते हो, और उसके बीच में अंदर यहां एक सिलेंडर घुसा देते हो। जैसे फ्रेम है ये, बीच में कटा हुआ इमेजिन करो, और बीच में सिलेंडर डाल दिया। तो ऊपर देखोगे तो कैसा लगेगा? आधा सिलेंडर यहां नजर आ रहा होगा, आधा यहां नजर आ रहा होगा। बोल, यानी आधा नजर आ रहा होगा यहां और आधा नजर आ रहा होगा यहां। बोल सही है कि नहीं? बट सवाल है सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर क्यों डाला? सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को अट्रैक्ट करता है। तो अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स दूर से निकल रही होगी, तो दूर से न जाके इसके अंदर से पास करेगी, यानी कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये मेरी कॉइल हो गई बेटा। ये कौन हो गया? मेरा सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर आ गया। समझ में आ रहा है क्या? नीचे स्प्रिंग भी लगा होता है, वो तो हमें मालूम ही है। स्प्रिंग क्यों लगा रखा है? कि भाई एक बार वो डिफ्लेक्ट हो गया तो वापस भी तो लेके आना है इसको। वापस लेने के लिए पीछे क्या लगा रखा होगा? स्प्रिंग। दो चीजें याद रहेंगी, तीन चीजें। ऑन व्हाट प्रिंसिपल दिस इज बेस्ड? कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है ये वर्किंग इसकी? कि जब भी किसी रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट पास करा दें तो उस पर क्या लगेगा? और टॉर्क की जैसे कॉइल घूमेगी, पॉइंटर घूमेगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। दिस इज व्हाट? एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मैं पूछूं व्हाट इज एमसीजी? तो एमसीजी इज अ डिवाइस which is used to detect the presence of current. On what principle it is based on? That whenever a current passes through a loop, it always experiences some torque. इस पे बेस्ड है ये। अब सवाल आता है इसकी वर्किंग का। वर्किंग के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले तो जैसे करंट पास करे इस पे टॉर्क लगे, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है बीना साइन अल्फा। 90% केस में हम अल्फा वाला यूज करने वाले हैं। अल्फा वाज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। अब जब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधे जा सकती थी, लेकिन हमने कहा घुमा कर जाएंगे, घुमा कर भेजे। जब ये घूम के गई बच्चों, ऐसे घूम के गई ऐसे, ये बन गई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बन गई? इससे एक फायदा और भी हुआ।
अगर आप ध्यान से देखो तो इस रीजन में यहां पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई इस तरीके से और नॉर्मल ऐसे, तो एंगल कितना होगा विच का एंगल 90, sin 90 कितना होता है 1, यानी मैक्सिमम टॉर्क भी लगता है इसकी वजह से। भाई दोबारा सुन लो, जो मैग्नेटिक लाइन सीधा जा सकती थी ऐसे, सीधा ना जाके वो ऐसे घूम के जाएगी, बोलो सही कि नहीं, और जब ऐसे घूम के जाएगी तो इसका नॉर्मल, ये कॉइल का नॉर्मल है ना बेटा, इसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल कितना हो जाएगा, sin 90 कितना होता है तो जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला कितना आ गया, BINA विच इज अ मैक्सिमम टॉर्क, हाँ या ना, विच इज अ मैक्सिमम टॉर्क, सही है क्या। तो BINA इज अ मैक्सिमम टॉर्क हमारे यहां पे मिल गया। अब एक बार कॉइल डिफ्लेक्ट हो गई तो नीचे वाला जो स्प्रिंग है वो तो ट्विस्ट हो गया होगा। स्प्रिंग कैसे ट्विस्ट होता है, स्प्रिंग ट्विस्ट होता है बेटा ऐसे, देखो ये स्प्रिंग है हमारा, तो ये स्प्रिंग था ऐसे, ये ऐसे घूम गया होगा ऐसे, अब छोड़ेंगे तो वापस आएगा ना, यानी इस पे क्या लगाएगा, रीस्टोरिंग, ये रीस्टोरिंग टॉर्क लगा, तो हमने क्या किया इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगा। नाउ मैं लिख रहा हूं रीस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, तो रीस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग कितना हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग होता है टाउ इज इक्वल्स टू K फाई। फाई क्या होता है, फाई होता है ट्विस्ट एंगल, कौन सा एंगल, जितने एंगल से हमारी जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट हुई होगी। अच्छा गाइस एक चीज और, जितने एंगल से हमारी स्प्रिंग ट्विस्ट हुई होगी उतने ही एंगल से हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल भी घूमी होगी और उतने ही एंगल से हमारा पॉइंटर भी हिलेगा, यानी इसको ट्विस्ट एंगल भी बोलते हैं और इसको डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन पॉइंटर भी बोल सकते हैं। नहीं समझ में आया सर आपने क्या बोला, पक्का भाई, अगर हमारी ये कॉइल ऐसे घूमी है, ऐसे ट्विस्ट हुई है, तो इसकी जो ऊपर जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो भी घूमी होगी और पॉइंटर भी घूमा होगा, तो जितना ये ट्विस्ट हुआ उसी प्रोपोर्शनलिटी में हमारा कॉइल भी घूमा होगा, उसी प्रोपोर्शनलिटी में हमारा, नहीं समझ में आ रहा, पॉइंटर भी घूमा होगा। इज दैट क्लियर। अभी ये हमारा टॉर्क डिफ्लेक्टिंग है, ये मेरा टॉर्क रिस्टोरिंग है। अगर इक्विलिब्रियम हो तो जितना डिफ्लेक्ट होता है रिस्टोर भी तो कर जाए, यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा बोलो, दिस BINA मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, K फाई, यानी कि I विल बी इक्वल टू K अपॉन में BNA इंटू फाई, K अपॉन में BNA दीज आर द कॉन्स्टेंट्स यार, तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स बना दिया, I प्रोपोर्शनलिटी कितना आ गया फाई, और यहां पे जो ये कांस्टेंट है K अपॉन में BNA, इसको मैंने बोल दिया G विच इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या नाम बोला इसका, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो I प्रोपोर्शनल टू फाई, व्हाट इज फाई, ट्विस्ट एंगल, ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन दी पॉइंटर, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ट्विस्ट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, यही तो गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। दिस इज दी MCG, ये कौन हो गया, MCG हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं ना करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, देयरफॉर करंट फ्लोइंग is directly proportional to deflection produced, I proportional to phi। पहला लॉजिक यहां खत्म हो गया। हाँ जी, यहां से हमें वर्किंग समझ में आ गई है किसकी, गैल्वेनोमीटर की। अब यहां एक नया टर्म आ रहा है बेटा, इसका नाम है सेंसिटिविटी। क्या नाम है इसका, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। टर्म का नाम बोलो क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ, क्या होता है सर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर सर वो होता है जो करंट आके डिफ्लेक्शन दिखा दे, वो गैल्वेनोमीटर है। लेकिन अगर कोई गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट के लिए भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दे कि भाई दिखे तो, जैसे मान लो पॉइंटर ऐसे था 0 पे, हमने कहा डिफ्लेक्ट हो गया, हल्का सा हिला, हमें दिखा नहीं, लेकिन तो फायदा नहीं है ना। सेंसिटिव तो तब है ना जब छोटे से करंट की वजह से भी बहुत, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि इफ अ गैल्वेनोमीटर शोज, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, ठीक है ना, इफ गैल्वेनोमीटर शोज लार्ज डिफ्लेक्शन, बोलो बच्चों, लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट,
इट इज सेड टू बी व्हाट, इट इज सेड टू बी सेंसिटिव। सेंसिटिविटी दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, एक का नाम क्या बोला, करंट, और दूसरे का नाम बोला वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बना, वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, पर यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब जो भी हमारा ट्विस्ट एंगल आया। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है वोल्टेज, आई एम सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट एंड दिस इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। अच्छा फाई का फॉर्मूला बता, फाई का फॉर्मूला यहां से, ये कुछ डिलीट हो गया क्या यहां से, आई इज इक्वल टू, हाँ बता बेटा फाई का फॉर्मूला बता, क्या बनेगा फाई का फॉर्मूला, या एक काम करो फाई अपॉन में आई बताओ क्या बनेगा, फाई अपॉन में आई क्या बनेगा, बी एन ए अपॉन में के, बी एन ए अपॉन में। सिमिलरली अगर मैं यहां लगा दूं इसको ये बन जाएगा फाई अपॉन में आई वी, आई इंटू आर, तो फाई अपॉन में आई कितना है ऊपर, बी एन ए अपॉन में के, तो बी एन ए अपॉन में के आर। अच्छा भैया एक बात बताओ, सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, तो सेंसिटिविटी अगर ज्यादा चाहिए तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा चाहिए, एरिया बहुत ज्यादा चाहिए, बट गैलोमीटर तुमने असल में देखा होगा लैब में, बड़ा छोटा सा होता है क्योंकि, और बड़ा हल्का सा भी होता है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो भारी भी तो होगा, और अगर एरिया बड़ा होगा तो बहुत बल्कि भी तो हो जाएगा। तो दोनों चीजों को बढ़ाना अच्छी चीज नहीं मानी जाती, तो क्या करा जाए, तो हमने कहा एक काम करो बी बढ़ा दो, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दो। तो इसी के लिए हमने बीच में रख दिया सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर, बिकॉज सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर सीधा किसी मैग्नेटिक फील्ड को जाने नहीं देगा, वो कहेगा यहीं से पास करो, और जब मैग्नेटिक फील्ड पास आ जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम सेंसिटिविटी को बढ़ाना ही होता है। हाँ ठीक है कि उसकी वजह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉइल के पैरेलल आ जाती हैं, थीटा का वैल्यू यहां पे अल्फा का वैल्यू यहां पे 90 हो जाता है, मैक्सिमम टॉर्क लगता है वो ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या, उससे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। भैया सॉफ्ट आयरन ने क्या किया, सॉफ्ट आयरन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बना दिया, रेडियल बना दिया। इसका सिमिलर रेडियल हो गया, रेडियल है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से फर्क क्या पड़ेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से फर्क ये पड़ेगा, तो एक तो सर वो टॉर्क मैक्सिमम लगने लगेगा, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और जब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा के को क्या कर दो आप, घटा दो। के कौन है, के जो है अगर आप ध्यान से देखिए यहां पे जो के है इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्शन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टॉर्शन कांस्टेंट। टॉर्शन कांस्टेंट अगर आप समझो तो हर स्प्रिंग का जो टॉर्शन कांस्टेंट होता है अलग अलग होता है। जैसे ये स्प्रिंग है हमारा, ये स्टील का स्प्रिंग है, इसका टॉर्शन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, हमें ऐसा स्प्रिंग चाहिए जिसका टॉर्शन कांस्टेंट बहुत कम हो, और ऐसा मटेरियल जिसका टॉर्शन कांस्टेंट बहुत कम होता है वो होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्या होता है, तो नीचे जो यहां पे स्प्रिंग यूज करते हैं ना हम लोग, स्प्रिंग, वो स्प्रिंग बना होता है किसका, फॉस्फर ब्रॉन्ज का। क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है बेटा, फॉस्फर ब्रॉन्ज एक ऐसा मटेरियल है जिसका के लीस्ट होता है, और के लीस्ट होने का फायदा क्या है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो दो तीन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यहां बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप तुम्हें समझ में आया है। बोलो सही है क्या, अगले टॉपिक पे आ जाऊं। लास्ट टॉपिक है इसका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। लास्ट टॉपिक है किसका, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सीधा रिजल्ट करवाऊंगा, आपको याद रखना है। मान लीजिए आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर के सामने आपने एक छोटा सा रेजिस्टेंस, ये क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस, क्या लगा दिया आपने, स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया। जब आपने एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसके सामने लगा दिया, तो सबसे पहले छोटा सा रेजिस्टेंस जब भी कभी पैरेलल में लगाया जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसके लिए ना इलेक्ट्रॉनिक्स में एक शब्द बनाया गया है शंट। भाई जब भी कोई स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाएगा उसको शंट बोलेंगे, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल को शंट नहीं बोला जाता। तो आपने बोला, आपने इसे शंट कर दिया, शंट मतलब आपने स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दी पैरेलल में, करंट पास कराया अब,
तो ये जो गैल्वेनोमीटर है पहले सिर्फ डिफ्लेक्शन दिखाया करता था, अब इसके हर एक डिवीजन की कुछ ना कुछ वैल्यूज बन जाएंगी। यानी जैसे वो फर्स्ट डिवीजन पे आएगा, गैल्वेनोमीटर में पहले 0 पे होता है, फिर यहाँ पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे सब पे आता है। तो जब वो इस पे आएगा तो करंट की फलानी कुछ वैल्यू हो जाएगी, यहाँ ढमकाने कुछ वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे खड़ानी कुछ वैल्यू हो जाएगी। बोलो हाँ, हर डिवीजन की कुछ ना कुछ अब एक वैल्यू बन जाएगी। तो ध्यान रखना जो इसमें से करंट पास कर रहा है आई, ये वो करंट है जो हमारा एमीटर मेजर कर लेगा। आई इज व्हाट? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय दैट कन्वर्टेड एमीटर। ठीक है, तो लिख भी देता हूं, आई क्या है यहां पे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय कन्वर्टेड एमीटर। अच्छा इमेजिन करो, आपने बोला यार आपके पास ना गैल्वेनोमीटर है, उसको एक एमीटर में कन्वर्ट कर दो जो 0 से लेके 6 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके। तो जो 6 है वो इस आई की वैल्यू है, याद रहेगी। अच्छा जब भी करंट जाएगा तो यहां डिवाइड होगा, यहां पे करंट हो जाएगा आई जी, यहां करंट हो जाएगा आई माइनस आई जी। डेरिवेशन में कराई दी मैंने पूरी, चलो कोई नहीं। तो यहां पे करंट आएगा आई जी, बिकॉज गैल्वेनोमीटर में से हमेशा बस आई जी करंट ही पास करता है। बचा हुआ आई माइनस आई जी यहां से चला गया, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो एस इंटू आई माइनस आई जी किसके बराबर? जी इंटू आई जी के बराबर। तो शंट की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई जी इंटू आई जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, वेयर कैपिटल जी स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। मुझे याद आ रहा है मैंने सीबीएसई के लेक्चर में से आर जी लिया था शायद, बट डजंट मैटर। सही है क्या? पहला कन्वर्जन ठीक है बेटा। दूसरा कन्वर्जन, दूसरा है ये था गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। सही है, अब पढ़ा रहा हूं मैं आपको गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को जब भी आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हो तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाते हो। क्या लगाते हो? हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब जब इसमें से करंट पास कराया आपने आई जी, तो वही करंट इसमें से भी पास करेगा। अब ये जो टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगी, यही मुझे मेजर करनी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा? आई जी इंटू जी। इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा? आई जी इंटू आर। तो ये जो V है ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V दैट कैन बी मेजर्ड, जो मेजर किया जा सकता है। ठीक है ना, ये वो है। अगर आप देखें तो V का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया? आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। तो V इक्वल्स टू आई जी यहां लिया निकाल लिया कॉमन, G प्लस आर। V अपॉन में आई जी माइनस जी इज इक्वल्स टू आर। So this value of R must be connected in a series so that galvanometer can be converted into voltmeter। बात समझ में आ रही है मुझे? बोलो यार। अच्छा अगर मुझसे पूछा जाए यहां पे कि what is the resistance of emitter now, what is the resistance of emitter, तो ये दोनों पैरेलल में है बच्चों। तो रेजिस्टेंस ऑफ emitter कितना आएगा? 1 अपॉन में RA इज इक्वल टू 1 अपॉन में S प्लस 1 अपॉन में G, यानी RA का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? GS डिवाइडेड बाय G प्लस S। समझ में आ रहा है? यहां बात करो, अगर ये दोनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना आ जाएगा? G प्लस कैपिटल। तो ये रूल्स ऐसे आपको याद रखने। बाकी जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं अभी, तो न्यूमेरिकल में करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएंगे सारे। ठीक है, शुरू करें। तो न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को करा रहा हूं, लेटेस्ट जो है क्वेश्चन उसमें कुछ वो भी हैं और जितने हो पाएंगे आज की क्लास में, वरना फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है और 2021-22 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एंड इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। और थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो आपके सीबीएसई के मॉड्यूल्स में से क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां पढ़ा हम लोगों ने। लाइव क्लास में कोई दिक्कत है किसी को बेटा? चलिए पढ़िए ध्यान से। यहां पे सवाल लिखा है, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है? L, मास कितना है? M, is suspended horizontal plane by 2 pair of flexible string in a magnetic field of magnitude B। मान लीजिए एक वायर है, वायर की लेंथ कितनी है? L है। यहां मैंने ऐसे दो रस्सियां लटका रखी हैं, ऐसे, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कितना लगा हुआ है? B मिला हुआ है। लिखा है टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर।
अच्छा सुनो, सबसे पहले इसके अंदर हमने बोला कि सब हम कितना इसके अंदर करंट पास करा दें ताकि जो स्ट्रिंग्स हैं इनमें टेंशन लगना बंद हो जाए। अगर ये रॉड है, इसका मास m है, तो नीचे की तरफ इसका एक फोर्स लग रहा होगा mg। एक रॉड है, इसका मास m है, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा इस पे mg। अब अगर हमें टेंशन जीरो करनी है तो mg को नलीफाई करा दो किस तरह, ये तो बात होगी। साले अब तो पढ़ ले क्लास में कम से कम। कार्तिक तुझे बोल रहा हूं मैं, mg नीचे लग रहा है, हम कह रहे हैं भाई जो रस्सियां लटकी हुई ना, रस्सियां लटकी हुई कोने में, इनमें कोई टेंशन ही ना लगे। टेंशन ना लगे इसके लिए mg को नलीफाई कर दे, टेंशन ही नहीं लगेगी। टेंशन क्यों लग रही है? बिकॉज mg नीचे खींच रहा है। इनमें कुछ ना कुछ टेंशन लग रही होगी, बोलो हाँ है ना। अब टेंशन को हटाना है, यानी mg के अपोजिट कुछ फोर्स लगवा दो। तो mg के अपोजिट फोर्स लगा दें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का, जिसका फॉर्मूला होता है BIL, तो बात बन जाएगी। इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस करनी होगी आपके अनुसार से? करंट मैंने ऐसे बोल दिया, बोलो करंट। मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर हो जाए मेरा तो फोर्स लगेगा ऊपर लग जाएगा। और अगर BIL की वैल्यू mg के बराबर हो गई तो वेट तो नलीफाई हो ही गया, तो रस्सियों पे वजन डालने वाला कोई है ही नहीं। तो फॉर बैलेंसिंग, है ना, फॉर बैलेंसिंग या फॉर टेंशन टू बी इक्वल टू जीरो, BIL मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? mg। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? mg बाय BL। तो mg बाय BL, ये मेरा आंसर है। ये तुम्हारी बुकलेट का क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है, ये कराया बुकलेट में है क्वेश्चन। ये कितनी गंदी औरत है, बताओ, हद है, मुंह पे मना कर दिया, क्वेश्चन ही नहीं है बुकलेट में। ये हो सकता ना भी हो, तो मैं आपसे अपने शब्द वापस ले लूंगा। भगवान कितना साथ दे रहा है मेरा, पहले ही पेज पे आंसर क्वेश्चन मिला है मुझे। ये पेज नंबर 55 है, और तू ही बढ़कर दिखवा यहां पे क्या लिखा, क्या एक्सप्रेशन लिखा? BL इक्वल टू क्या निकाला हुआ? B निकाला हुआ। यहां पे क्या फॉर्मूला बना? mg/IL। नहीं याद आ रहा? पेज नंबर 55 तूने किया हुआ है क्वेश्चन ये? क्यों? तूने कैसे कर रखा है क्वेश्चन ये? मैंने कराया था, तूने भी किया हुआ है। तमाचा है ऐसे लोगों के मुंह पे जो कहते हैं कि आपके बुकलेट में से पेपर नहीं आया। नहीं, मजाक कर रहा हूं बेटा, आप कर लेना, बुकलेट पूरी कर लेना, ठीक है, बाकी मैं तो करा ही रहा हूं। अगला सवाल, बेहद इजी सवाल बेटा। क्या सवाल पढ़ो? लिखा करंट कैरिंग वायर इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स ओनली व्हेन। पता है, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर। अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या है? BIL sin थीटा, थीटा के लिए 90 डिग्री होगी तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। हाँ जी, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, रीड करो क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q माइनस q इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v in a circle of radius r with another charge q at the center of the circle, then the value of r is। ये प्लस q चार्ज है, यहां माइनस q चार्ज है, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कितना होगा अट्रैक्टिव फोर्स? F इज इक्वल टू K Q यानी Q स्क्वायर अपॉन में R। सही है कि नहीं? जिसकी वजह से ये इसके सर्कुलर पाथ को एग्जीक्यूट करेगा, हाँ या ना? बताओ, सर्कुलर मोशन जब भी किसी बॉडी का होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा? यहां पे जो K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर है, वही इस पे क्या लगा रहा होगा? भाई सेंटर की तरफ फोर्स तो ये लगा रहा है ना, यानी ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? mv स्क्वायर अपॉन में R प्रोवाइड कर रहा है आपको। आपको निकालना क्या? आपको R की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको R निकालना है। चलो R से एक R काट दिया आपने, कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर अपॉन में R इक्वल टू mv स्क्वायर। R का फॉर्मूला कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर। सही है कि नहीं? अब आपका जो एक्सप्रेशन है अगर आप ध्यान से देखो तो इन्हीं के टर्म्स में दे रखा है, बट के की वैल्यू खोल रखी है बस। तो कितना आ गया? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और आएगा, और ये हो जाएगा q अपॉन में v का होल स्क्वायर
और मेरे ख्याल से ये आंसर सही लग रहा है मुझे, नहीं नहीं बी से लग रहा है, 2023 में। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, इस पर फोर्स लग रहा होगा। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है ना, देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगे, जैसे तुम्हारे 15 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के बनने, 3 क्वेश्चन जो है सर्च इंजन के बनने, तो 15 में से मानकर चलो 5 तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा कि यार इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो जाएंगे, मुश्किल तो आने नहीं है वो, बट ये प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। इसलिए ब्लैक बुक के जो क्वेश्चन है उन्हें ट्राई करो, वो अच्छे क्वेश्चन हैं। उनके अलावा जो मैं निकाल रहा हूँ, अच्छा मैंने तुम्हें बताया, पता नहीं बताया, मैं एमसीक्यू की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, बताया था। तो इस मंडे से उसके लेक्चर शुरू हो जाएंगे, वो सारे लाइव लेक्चर आएंगे, वो यूट्यूब पे आएंगे मेरे, उसमें एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और उसमें असर्शन रीजन के बेस्ट ऑफ 150 और 170 क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं वो मैं करवा रहा हूँ। वो सीरीज मत छोड़ना, लेकिन अपनी बुकलेट्स भी पूरी करो, ठीक है। जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर करोगे, क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा होगा। चलो ये क्वेश्चन 2020 का है बहुत ईजी, पढ़ो क्या लिखा है, विजिबल है पीछे से, पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन। देयर इज अ चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग accelerated through a potential difference V enters in a uniform magnetic field, moves in a circular path if V is double। अगर हमने V डबल कर दिया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डबल कर दिया, तो उस केस में हमारा रेडियस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ना रेडियस के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। कैसे कैसे फॉर्मूले सर? देखो गाइस, R इक्वल्स टू mv अपॉन में क्यूबी याद कर रखा है क्या? सबने याद कर रखा है सर, बोलो हाँ या ना। अब मुझे मालूम है कि व्हेन एनी चार्ज इज एक्सेलरेटेड, व्हेन q इज एक्सेलरेटेड, जब चार्ज एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेट चार्ज किससे किया जा सकता है? पोटेंशियल से। भाई चार्ज को धक्का मारना है, मैं और तुम तो धक्का मार नहीं पाएंगे, कौन धक्का मारेगा? कोई प्लेट, कोई पॉजिटिव प्लेट, अगर नेगेटिव चार्ज है तो कोई नेगेटिव प्लेट। इमेजिन करो गाइस, ये हमारा प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे सामने क्यों चार्ज रख दिया, रिपेल करेगा नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। जब रिपेल करेगा तो इस पे वर्क करा, किसने वर्क किया? इस प्लेट ने। इसका पोटेंशियल हो गया मान लीजिए VA, या फिर V मान लेता हूं, तो वर्क कितना हुआ? Q इंटू V, और किसके बराबर आ जाएगा? हाफ mv, बिकॉज इस वर्क के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और वर्क ही एनर्जी होती है, श्रम ही शक्ति ही होती है, इसलिए QV की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? हाफ mv स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो QV का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर आ गया, तो V स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आ गया? ये आ गया 2QV बाय m आ गया। तो V कितना आ गया? V आ गया अंडर रूट ऑफ 2QV बाय m। इस V को उठा के यहां डाल दीजिए बेटा, बोलो रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा? रेडियस का फॉर्मूला आएगा m बाय QB अंडर रूट में, बोलो 2QV बाय m। अब एक काम करो, m को अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? R इक्वल टू 1 अपॉन में B अंडर रूट 2m स्क्वायर QV अपॉन में, नीचे Q अंदर ले गया, Q स्क्वायर इंटू m से m कट गया, Q से Q कट गया, कितना आ गया? 1 अपॉन में B अंडर रूट 2mv अपॉन में Q। ये फॉर्मूला तुम्हारी बुकलेट में है या नहीं है? गाइस पागल हो गए क्या? ये बुकलेट में कराया हुआ है भाई, कहीं पे न्यूमेरिकल में डिराइव करवाया था इसको, एक बार न्यूमेरिकल कराया था, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल मैंने वहां कराया था बच्चों, मतलब ये एक्सप्रेशन मैंने वहां कराया था। दीदी बायोट से में ढूंढ रही है चार्ज वाले में, 43 देख के रही है, ठीक है पीयूष, थैंक यू। 43 पेज पे देखो सारे किया हुआ है बच्चों ये। खैर छोड़ दो सारी बातें, ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला अगर तुम्हें डायरेक्टली याद है तो तुम ध्यान से देख पा रहे हो कि जो रेडियस है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे रूट पे डिवाइड कर रहा है, बोलो हाँ या ना। रेडियस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V है। अब ये जो V है यहां पे, वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो V था उसको डबल कर दिया। अगर आपने भाई अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डबल कर दिया, ये B कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, बोलो। तो अगर ये V डबल कर दिया तुम लोगों ने तो रूट 2 टाइम्स नहीं आंसर आ जाएगा, तो क्वेश्चन खत्म। अब अगर आपको एक्सप्रेशन ये पता थी तो ये क्वेश्चन कितना टाइम लेने वाला था? 1 2 3 4 10 सेकंड मैक्सिमम। तो आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे।
तो रादर देन डिराइविंग दिस इन द एग्जामिनेशन जस्ट रिमेंबर दिस है यार, रटा लगाओ इसको, ठीक है ना, इसको याद कर लो एक बार कहीं पे, तो याद हो जाएगा, तो एक 10 सेकंड में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जस्ट टू क्रॉस चेक कि हाँ फॉर्मूला लिखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2020 अगेन। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। There are two particles, mass m1 and m2, having equal charges, q same है, accelerated from rest of the potential difference। अगर वही कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग रहा है, यानी कि बोलो सेम ही कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है। Through accelerated potential difference of V enters in a magnetic field region of B, if they describe a circular path of radius r1 and r2 respectively, then the value of m1 and m2 are। रेडियस का फॉर्मूला भी डिराइव किया, बताओ कितना था, r इक्वल टू 1/b अंडर रूट 2 QV बाय m। चेक करो यही है क्या, सही है, 2 QV बाय, हाँ 2 MV बाय यही है, ठीक है। क्या क्या सेम है, B सेम है, 2 कांस्टेंट है, V भी क्या है सेम है, V क्या सेम है, Q सेम है, इक्वल चार्जेस, Q भी सेम है, यानी R क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, यानी R1 अपॉन में R2 Q किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन में M2। हाँ जी बोलो, M1 अपॉन में M2 का फॉर्मूला क्या आएगा, R1 अपॉन में R2 का, ऑप्शन कौन सा लगा रहे हो, तो क्वेश्चन तो सिंपल आने भाई, फॉर्मूला ही तो बेस्ड आने है, ये फॉर्मूला याद है तो समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल पढ़ो क्या लिखा है। सवाल पढ़ो क्या लिखा है। I'll take you only 15 minutes more, don't worry, किसी क्लास हो तो ज्यादा चला जाएगा, 10-15 मिनट ले रहा हूँ और। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, और वो एंटर किया है ऐसे, इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगी हुई है, तो क्या ये इसके परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, और परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो सर्कुलर मोशन होना निश्चित है। हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय आफ्टर इट एंटरिंग द फील्ड। देखो हमें मालूम है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और मान लीजिए क्यू चार्ज अगर इसके अंदर एंटर किया विद वेलोसिटी v, तो जब क्यू चार्ज इसमें एंटर करेगा तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एंड विल मूव अ सर्कुलर बैक लाइक दिस, बोलो हाँ ना। बट द प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट अ क्यू चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आए उसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सॉल्व करके उसकी डायरेक्शन उल्टी कर देना बस। जैसे कि इस वाले केस में मोशन ऑफ चार्ज ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स ऊपर लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कहां लगेगा, यानी फोर्स ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है क्या, दिस इज यू हैव टू ड्रॉ दिस, इतना ड्रॉ करना है बस। कौन से प्लेन में घूमने वाला है ये, कौन से प्लेन में घूमने वाला है, ये लग रहा है एक्स जेड है, बट सुनो मैग्नेटिक फील्ड ये रही, चार्ज ये रहा, ऐसे घूमेगा ना ये ऐसे घूमेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, मोशन ऑफ चार्ज ये रहा, फोर्स था ऊपर लेकिन फोर्स लगा कहां, नीचे, फोर्स नीचे लगा तो ऐसे जाके ऐसे घूमेगा ना। सो प्लेन आइडेंटिफाई करो, इज इट एक्स एंड माइनस वाई प्लेन, बोलो यार, ये वाला प्लेन बनाना। दिखने में क्या लग रहा है, प्रॉब्लम है ना, ऐसे ड्रॉ कर देता हूं फॉर एग्जांपल, जब डायग्राम ड्रॉ करने की बात आएगी तो, है ना, दिस इज माइनस वाई, लाइक ड्रॉ लाइक दिस, गॉट इट। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ो जी क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखो, अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, रेडियस बताना भाई, है ना, क्या बताना है, फाइंड द रेडियस। अभी तो फॉर्मूला बताया यार,
व्हाट इज दिस, आर इक्वल टू 1 में बी अंडर रूट 2mv डिवाइडेड बाय, गाइस ये v क्या था, वो पोटेंशियल जिसे एक्सेलरेट कराया. वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज अ पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो यहाँ पे वर्ल्ड का पोटेंशियल डिफरेंस वही की बताइए क्या, 10 किलोवाट, 10 किलोवाट का हो गया 10 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट. बोलो यार, एक जैसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है एग्जाम में. चलो ठीक है, अगला 2023. कितना कितना मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, पिछले साल का क्वेश्चन है ये, पढ़ो. टू हॉरिजॉन्टल लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r कैरीज अ करंट I इन ईच. दोनों में क्या करंट पास कर रहा है, I करंट पास कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन. करंट क्या है, अपोजिट है. गाइस ये अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, ऐसे और ऐसे बनाते हैं बिकॉज ऑप्शन में वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसे बना रखा है. तो एक करंट ऐसे पास कर दिया, एक करंट ऐसे पास कर दिया, सही है क्या. डिस्टेंस कितना है r. बोला नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ मिड पॉइंट बिटवीन देम. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है. बताओ, राइट हैंड थंब रूल, करेंट इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर. बोलो यार, करेंट इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर. लेट्स सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड 1 का अंदर होगा, उसका भी कहां होगा, अंदर होगा. दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा. तो बी नेट कितना आएगा, बोलो. बी नेट हो जाएगा क्या b1 प्लस, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. ये टॉपिक कौन सा है ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड निकालना, फोर्स का फॉर्मूला थोड़ी ना ये. बायोट सेवर्ट की कौन सी एप्लीकेशन, सिलेबस में ही नहीं है, पिछले साल भी नहीं थी, पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस साल भी आ सकता है. डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, रिजल्ट है. हाँ भाई, पहले वाले का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर, आर की जगह r/2. हाँ है ना, आर की जगह, सही है क्या. दूसरे वाले का सेम, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई r/2. कितना आ गया, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कॉमन क्या, दोनों सेम ही है. कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट 2i डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. बोलो तो सही यार, कितना आंसर आ गया, म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट 4i डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. नो ऑप्शन इज मैचिंग. इसका कोई ऑप्शन ही नहीं था पिछले साल क्वेश्चन में. तो सर ये एग्जाम में नंबर मिले हैं, पूरे मिले हैं, सबको एक एक नंबर दे दिया. बट बेस्ट तरीका होता है कुछ ना कुछ मार्क करके आ जाओ. जब नहीं पता चलता ना, तो क्वेश्चन गलत है तो जरूर मार्क कर कर आओ. कई बार क्या होता है कि रूल बना देते हैं कि अगर अटेम्प्ट किया है तो मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए आपको इसको अटेम्प्ट करके आना जरूरी था. आंसर मिल जाएगा. लास्ट से क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों के लिए, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा. जी बेटा, डाउनवर्ड, बिल्कुल सही बात है, इनवर्ड होगी. गाइस ये क्वेश्चन देखो, कितना भयानक भयावह सवाल लिख रहा है, 2020 में आया हुआ है. मुश्किल लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है भाई. से क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A and B सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, देन दीस 2 वायर्स आर लाइक दिस. समझ में आ रही क्या वायर्स, तो वायर A ये रही और वायर B ये रही, सही है क्या. अभी सामने प्लेन में नहीं दिखाई दे रही, प्लेन के परपेंडिकुलर है. बोलो ना यार, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है. सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस कितना है, D है. हमें बोला गया है करंट इज इन सेम डायरेक्शन, यानी कि या तो दोनों बाहर आ रही हैं, दोनों अंदर जा रही हैं. ठीक है. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P सिचुएटेड बिटवीन देम एट डिस्टेंस x फ्रॉम दी वन वायर. यहां से ये P पॉइंट मान लिया, यहां से डिस्टेंस x है, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा. कैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोल रहा है. एक बात बताओ, करंट बाहर की तरफ, डॉट का मतलब बाहर होता है, तो करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा इसका. लेट मी कॉल दिस टू बी BB. बोलो हाँ. इसका करंट भी बाहर है, बोलो. ये करंट भी कहां बाहर है, बट इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा. सो लेट मी कॉल दिस टू BA. बोलो यार, पास कौन है,
ए पास है, यानी बी का, ए का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। बोलो गाइस, नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बी ए माइनस बी बी, म्यू नॉट करंट आई मान लिया, डिवाइड बाय 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई माइनस ऑफ म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई डी माइनस है। वेरी गुड बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई कॉमन निकाल दिया, 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 अपॉन में डी माइनस एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई बाहर है, एक्स मल्टीप्लाई बाय डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स कट गया, बी डेल्टा कितना आ गया, बेंड आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी डिवाइड बाय एक्स इंटू डी माइनस एक्स। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आता है? ग्राफ कैसे बनाऊं? ग्राफ क्वेश्चन में क्या बोला अगला? ग्राफ बनाओ। तो बड़ा सिंपल सा नियम है, ध्यान से सुनो। अगर ये दो वायर्स हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में पास कर रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर बोलो। अगर मैं सेंटर पे कहीं आ जाता, सेंटर पे, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होता उतना ही, अभी तो इधर है ना, तभी तो बी ए ज्यादा और बी बी कम है। अगर सेंटर पे आ जाता डी बाई टू पे, दोनों का मैग्नेटिक सेम हो जाता, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता? तो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू d तक प्लॉट करूं, तो d बाई 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां में मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 है। बोलो यार, अगर मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 है। नहीं समझ में आया सर? पक्का मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 है। अच्छा, उससे इधर, मतलब इधर जाऊंगा, इससे इधर जाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स बिहेवियर दिखाता है, बिकॉज म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स होता है। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा, बोलो। इधर भी ग्राफ कैसा? ऐसे नहीं बनेगा, बोलो। ग्राफ बन गया। इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है गाइस? ऐसे। इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा? यहाँ पे ऐसे हो गया, बस दोनों का। बोलो तो सही यार, हमारा रिलेशन कैसे, हमारा ग्राफ कैसा गया? ऐसे गया, ऐसे आ गया। टेंजेंट ग्राफ होता है ये। छोड़ो, समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने आपको आज एक कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स कराई हैं। अगली क्लास कर लूंगा, सेम इसी के चैप्टर क्वेश्चन कराऊंगा और मैग्नेटिज्म के भी क्वेश्चन कराऊंगा जी। अभी ये क्लास यहां रोक देता हूं ना, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं। कल सेम टाइमिंग पर